भारत एक लोकतंत्र जिसकी नींव में है आजादी, अधिकार और आवाज। लेकिन इस देश के इतिहास में एक ऐसा भी वक्त आया जब संविधान तो था लेकिन अधिकार नहीं, संसद तो थी लेकिन विपक्ष नहीं, अखबार तो थे लेकिन स्याही नहीं, आवाजें तो थी लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं। सवाल पूछना गुनाह बन गया, बोलना बगावत और चुप रहना मजबूरी। यह कहानी है उस अशुभ ग्रहण की जिसकी काली छाया ने 21 महीने तक हमारे संविधान को अंधेरे में कैद कर लिया था, और लोकतंत्र जिसे हमने संघर्षों से पाया था वो एक ही परिवार की मर्जी में कैद हो गया। ये कहानी है 25 जून 1975 की रात से शुरू होने वाली उस इमरजेंसी की जिसने लोकतांत्रिक भारत को पहली बार तानाशाही के हवाले कर दिया। उन्नीस 1971 में बांग्लादेश युद्ध में भारतीय सेना को जीत मिली। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लोकप्रियता चरम पर थी, लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। अगले 2-3 साल के अंदर ही आर्थिक मोर्चे पर हालात बिगड़ने लगे थे। महंगाई चरम पर थी, बेरोजगारी फैल रही थी और भ्रष्टाचार ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। बेचारी जनता आखिर कब तक चुप रहती? लोगों का संतोष धीरे धीरे आंदोलनों में बदलने लगा। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन और बिहार में छात्र आंदोलन ने इंदिरा सरकार को झकझोर दिया। जेपी का जो आंदोलन, जिसको जेपी का आंदोलन कहते हैं, वो मूलतः बिहार का छात्र आंदोलन था। 18 मार्च को बिहार विधानसभा का घेराव था। 18 मार्च 1974 हिंसा हुई, खूब गोली चली, और ये हिंसा कांग्रेस के गुंडों ने और कम्युनिस्टों ने करवाई। 8 अप्रैल 1974 जब जेपी आंदोलन में शामिल हुए, लोगों ने जेपी को लोकनायक की उपाधि से नवाजा, और उसके बाद से वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जाने गए। वो आंदोलन चलता रहा। बिहार सरकार का नेतृत्व एक ऐसा नेता कर रहा था जिसने ईमानदारी और नैतिक बल की शिक्षा सीधे महात्मा गांधी के सानिध्य में प्राप्त की थी, और गांधी जी के इस परम शिष्य का नाम था जयप्रकाश नारायण। जिन्हें लोग प्यार से जेपी बुलाते थे। का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है। कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, भ्रष्टाचार मिटाने को। बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को, सत्ता से टकराने को। जेपी की रैलियों में लाखों लोग उमड़ते थे। जेपी शांतिपूर्ण क्रांति की बात करते थे, लेकिन इंदिरा गांधी को इसमें अपनी सत्ता की नींव हिलती नजर आई। आज किसी से पूछिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विरोधी पक्ष के नेता हो, कोई भी हो, ऐसा लगता है कि लोग असहाय हैं इस परिस्थिति में। किस परिस्थिति में? ये जो सारा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिस भ्रष्टाचार के कारण इन कानूनों का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, अमल में नहीं लाया जा रहा है। लाए जा रहे हैं कानून, और लाए भी जा रहे हैं तो गलत तरीके से लाए जा रहे हैं। जनता का आंदोलन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए पहले से ही मुसीबत बना हुआ था। वहीं उनके लिए एक और बुरी खबर इलाहाबाद से आई। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। इंदिरा गांधी को 1971 की रायबरेली लोकसभा चुनाव में हेरफेर करने का दोषी पाया गया। उन पर आरोप था सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग, चुनावी नियमों का उल्लंघन
उन्हें 6 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह फैसला एक प्रधानमंत्री के लिए राजनीतिक मृत्यु के समान था। इसी बीच जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में 25 जून 1975 को लाखों लोगों के सामने इंदिरा गांधी से इस्तीफा देने की मांग की। जब लोगों की आजादी न हो, प्रेस की आजादी न हो, इसको सिविल लिबर्टीज कहते हैं, शहरी आजादियां वो लोगों की न हो, तो चाहे बेसिक डेमोक्रेसी कह लीजिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कह लीजिए, सोशल डेमोक्रेसी कह लीजिए, पीपुल्स डेमोक्रेसी, वो सब नाम है। अपने भाषण में जेपी ने उस दिन ये भी कहा कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। यही वह वाक्य था जो इमरजेंसी की निर्णायक चिंगारी बना। उधर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान के सामने नतमस्तक होने के बजाय संविधान को ही नष्ट कर डालने का रास्ता चुना। 25 जून 1975 की रात जब देश सो रहा था, इंदिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने बिना सवाल किए चुपचाप संविधान की धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर हस्ताक्षर कर दिए। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा की आवाज में संदेश सुना। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। रातों रात देश भर में सारे विपक्षी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, सबको जेल में डाल दिया गया। पुलिस ने लाखों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना सुनवाई के मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा के तहत बंद कर दिया। यहां तक कि व्यापारियों और शिक्षकों को भी नहीं छोड़ा गया। हमारे परिवार से एक ही हवेली में थे, 5 लोग अंदर बंद थे, जो कि कोई खास कोई बेटा है ऐसा कुछ नहीं था, सामान्य व्यक्ति थे। और उसमें 3 लोग, छोटी उम्र के 3 लोग मीसा में बंद थे। ये सारी स्थिति, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस वक्त क्या कितनी अंधेर गर्दी करनी थी। कोई पूछने वाला नहीं था। 2-3 FIR उन्होंने सेट कर रखी थी। वो किसी को भी अरेस्ट करते, किसी ने भारत माता की जय तक लगा दिए तो उसको पकड़ा, अंदर कर दिया। मैं उस समय 11वीं क्लास में पढ़ता था और इमरजेंसी लगी तो मैं जेल चला गया। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी में सत्याग्रह किया था। माइनर होने की वजह से मुझे बच्चों की जेल में भेज दिया गया। मैं वहाँ रहा और काफ़ी दिन जमानत नहीं हुई मेरी वहाँ, क्योंकि इमरजेंसी में 11वीं में था तो हमें पेपर देने की परमिशन भी नहीं थी। हथकड़ी लगी हुई थी और लोग हमें ऐसी दृष्टि से देख रहे थे जैसे हम कोई चोर उचक्के हैं, जेब कतरे हैं। 2-3 बार मैंने घंटाघर चौक पे नारा लगाने की कोशिश करी, भारत माता की जय, लेकिन मुझे उन्होंने बोलने नहीं दिया। तुरंत मेरा मुंह, क्योंकि 4 पुलिस वाले साथ में थे हमारे, 2 लोग थे हम, और उन्होंने नारा लगाने नहीं दिया। दूसरी बात, 4 दिन तक उन्होंने कोई इंटीमेशन मेरे परिवार को नहीं दी, लेकिन कुछ ट्रेस आउट नहीं हुआ। तो तीसरे दिन कुछ लोग चांदनी चौक के मिलने आए। मैंने उनके हाथ मैसेज भिजवाया कि मैं तिहाड़ जेल में हूँ, और गर्मी का महीना था, जुलाई में पूरी गर्मी होती थी, 11 जुलाई को, और मैं उन्हीं कपड़ों में जो मैंने पहने हुए थे। 5वें दिन फिर मेरी माता जी मुझे तिहाड़ जेल मिलने आई, मेरे कपड़े उन्होंने लेकर आए। 26 जून 1975 एक नई सुबह थी, लेकिन उसकी रोशनी में आजादी का कोई रंग नहीं था। उस सुबह लोग बेसब्री से अखबारों का इंतजार कर रहे थे। लेकिन आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में वो पहला दिन था जब सरकार ने अखबारों को छपने ही नहीं दिया। विपक्षी नेताओं की धरपकड़ और इमरजेंसी के विरोध में कोई आवाज न उठने पाए, इसलिए रात करीब 1:30 बजे दिल्ली के प्रेस लेन की बिजली काट दी गई। अखबारों के दफ्तरों में अंधेरा छा गया, प्रिंटिंग प्रेस की मशीनें थम गई, और जो अखबार छप गलती से भी गए थे वो लोगों के हाथों तक पहुंच पाते उससे पहले ही पुलिस ने छापा मारकर अखबारों के बंडल जब्त कर लिए। उधर तानाशाह की भूमिका निभा रही इंदिरा गांधी बता रही थी कि देश में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रेस को नियंत्रित करना जरूरी है। गलत खबरें जिससे लोग भड़कें या जिससे गलतफहमी फैले, ऐसी खबरें दे रहे थे।
हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। सेंसरशिप का मतलब यही है। इंदिरा के फरमान का एक ही मतलब था, अब सिर्फ वही कहा और लिखा जा सकता है जिसकी इजाजत सरकार देगी। इंडियन एक्सप्रेस ने इस फरमान के खिलाफ 28 जून 1975 को अपने एडिशन में संपादकीय की जगह बिल्कुल खाली छोड़ दी। आपातकाल के दौरान संजय गांधी के इशारे पर 300 से ज्यादा पत्रकार जेल भेज दिए गए। इतना ही नहीं, 7 अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को भी भारत से बाहर निकाल दिया गया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भंग कर दी गई। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने नया आदेश दिया कि आकाशवाणी के न्यूज बुलेटिन प्रसारित करने से पहले उन्हें दिखाए जाएं। जब तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने इसका विरोध किया तो उन्हें कैबिनेट से बाहर निकाल दिया गया। पत्रकारों को और बड़े नेताओं को रात 12 बजे ही गिरफ्तार कर लिया गया। जेपी की गिरफ्तारी के समय यूएनआई के एक करस्पॉन्डेंट पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में थे। इस वजह से बात मीडिया में फैल गई। जब छप ही रहा था कि हिंदुस्तान टाइम्स की बिजली काट दी गई। बोलने, लिखने, पढ़ने की आज़ादी दी है, इसी आज़ादी पर सबसे पहला हमला। मीडिया पर पूरी तरह से कंट्रोल करने के बाद इंदिरा गांधी की तानाशाही प्रवृत्ति का अगला निशाना था संसद, संविधान और देश भर की अदालतें। मार्च 1976 में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों के 200 चैम्बर बिना नोटिस के ध्वस्त कर दिए गए और 43 वकीलों को जेल भेज दिया गया। वकील तो वकील, जजों को भी नहीं छोड़ा गया। सरकारी दमन के खिलाफ फैसला सुनाने वाले कई जजों को बदला गया और कई के तबादले कर दिए गए। लेकिन सबसे बड़ा शिकार बने थे सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एचआर खन्ना। वो सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जज थे और इसीलिए देश का अगला चीफ जस्टिस बनने के लिए जस्टिस खन्ना का नाम सबसे आगे था। लेकिन इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन को लेकर उनकी असहमति की वजह से इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया और उनसे जूनियर जस्टिस मिर्जा हमीदुल्लाह बेग को भारत का चीफ जस्टिस बना दिया गया। इसके विरोध में जस्टिस खन्ना ने उसी दिन इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस खन्ना यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि किसी भी हालत में सरकार द्वारा किसी नागरिक से उसके जीने का हक और अदालत में न्याय मांगने का अधिकार यह छीन लिया गया। अपने डिसेंटिंग जजमेंट के लिए जस्टिस खन्ना को क्या कीमत चुकानी पड़ी है, यह बात भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के पन्नों में अंकित है। 1976 में इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की रीढ़ पर सीधा प्रहार किया। 42वां संविधान संशोधन, इसे मिनी संविधान कहा गया। इस संशोधन में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़े गए। इस संशोधन के जरिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सीमित किया गया, मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया और यह प्रावधान किया गया कि संविधान की वैधता को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह लोकतंत्र के ढांचे को मूल रूप से झकझोरने वाला कदम था। 42वां संविधान संशोधन एक दृष्टि से ये माना जाता है कि पूरे संविधान को रिवाइज कर दिया था और पूरे संविधान में जो डिफरेंट पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो सारी पावर पार्लियामेंट को नहीं, सरकार ने अपने पास रख ली थी। और वो इमरजेंसी का समय था। इमरजेंसी के समय में सरकार को पूरी पावर मिलना ये अपने आप में एक ऐसा स्टेप था कि लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा प्रहार माना गया। भारत को दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास किया गया। सौभाग्य है कि 44वें संविधान संशोधन से उसको रिवर्स किया गया। सुप्रीम कोर्ट के तमाम केसेस में उसको रिवर्स किया गया, लेकिन ये संविधान पर पहला सबसे बड़ा हमला था। आपातकाल में बॉलीवुड को भी नहीं बख्शा गया, क्योंकि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि विचार का माध्यम है
और विचार इमरजेंसी में सबसे बड़ा अपराध था। कोई भी ऐसी फिल्म जो सत्ता के खिलाफ संदेश देती सेंसर बोर्ड से बाहर निकल पाती। अमृत नाहटा द्वारा निर्देशित फिल्म किस्सा कुर्सी का, जिसमें सरकारी नीतियों और संजय गांधी की मारुति कार फैक्ट्री पर व्यंग था, उसकी सभी रीलें जला दी गईं। सीबीआई जांच में यह सामने आया कि फिल्म की 50 से अधिक कॉपियां संजय गांधी के गुड़गांव के मारुति प्लांट में नष्ट कर दी गई थीं। और तो और महान गायक किशोर कुमार के गानों पर सरकारी मीडिया में प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि उन्होंने संजय गांधी की रैली में गाने से इनकार किया था। यह हुआ कि संजय गांधी ने अपने नेतृत्व में दिल्ली के अंदर एक गीतों भरी शाम का आयोजन किया। बॉम्बे से बहुत सारे सितारों को बुलाया गया, लेकिन कुछ सितारों ने वहां आने से मना कर दिया। उनमें एक थे गायक किशोर कुमार। ये बात संजय गांधी तक पहुंची, बाद में ये बात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंची, तो उन्होंने सीधे आदेश दे दिए कि किशोर कुमार का कोई भी गाना ऑल इंडिया रेडियो पे भी प्रसारित नहीं होगा और दूरदर्शन पे भी प्रसारित नहीं होगा। जो चित्रहार के अंदर गाने आते थे उसमें जिसमें भी किशोर कुमार का स्वर होगा वो गाना बिल्कुल प्रसारित नहीं होगा। यानी किशोर कुमार पूरी तरह रेडियो और दूरदर्शन से बैन कर दिए गए। इमरजेंसी के दौरान दक्षिण भारतीय फिल्मों की लोकप्रिय अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी के साथ जो गुजरा, उसके बारे में आज की पीढ़ी को जरूर पता होना चाहिए। स्नेहलता रेड्डी वर्ष 1970 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हुई थी। उन्होंने कई कन्नड़, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया था। अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी ने इमरजेंसी के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और वो विपक्षी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की मित्र थी। बस यही गुनाह काफी था। 2 मई 1976 को स्नेहलता को मीसा के अंतर्गत बंदी बना लिया गया। उन्हें बेंगलुरु जेल में बंद किया गया और उन पर यातनाओं का ऐसा दौर शुरू हुआ जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। बेंगलुरु की जेल की जिस कोठरी में स्नेहलता कैद थी, उसी के बगल की कोठरी में जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी बंद थे। वाजपेयी और आडवाणी ने बाद में बताया कि जेल में उन्हें किसी महिला के चीखने की आवाज सुनाई देती थी। बाद में पता चला कि वह कन्नड़ अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी थी। उसी जेल में बंद समाजवादी नेता मधु दंडवते ने लिखा है कि रात को स्नेहलता की हृदय भेदी चीखें मेरे सिल तक आती थी। मैं सोचता था कि यदि ईश्वर है तो उसे यह धर्म क्यों नहीं दिखता। छोटे बच्चों सी सरलता और चपलता से भरपूर इस कलाकार को जिस बेदर्दी से मार डाला गया, उसे याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमेशा बदबू रहती थी। हमें भोजन करते समय थाली पर भिनभिनाती मक्खियों को लगातार दूसरे हाथ से उड़ाना पड़ता था। दिन ढलता तो मक्खियां सो जाती, रात होती तो मच्छर जाग जाते। कानों में कीट पतंगों की आवाज गूंजती रहती। जीना दूभर था। इन सब के बावजूद हम चैन से थे, लेकिन खुली हवा में सांस लेने वाली इंदिरा गांधी क्या चैन से थी। उन्हें तो दिन में भी तारे नजर आ रहे थे। सोचिए, जब बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार, फिल्म अभिनेत्रियां और राजा महाराजाओं का ये हाल था, तो सोचिए आम लोगों पर किस कदर अत्याचार होते होंगे। संजय गांधी जो सत्ता के केंद्र में आ गए थे, उन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया। इनमें सबसे विवादास्पद था जबरन नसबंदी अभियान।
जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर लाखों गरीब पुरुषों को पकड़कर नसबंदी करवाई गई, जिनमें से कई का तो विवाह तक नहीं हुआ था। इस दौरान कई मौतें हुई, कई स्थायी अपंगता के शिकार हुए। आज तक यह भारत के लोकतंत्र के सबसे अमानवीय अध्यायों में गिना जाता है। जो हमारे ओल्ड सीनियर सिटीजन थे उनकी नसबंदी तक कर दी। इतने अत्याचार, संविधान और लोकतंत्र, संविधान लोकतंत्र दोनों का गला घोटा गया। आपको पता ही है। और मीडिया समाप्त, अखबार बंद, सभी जब इतने अत्याचार हुए तो मैं जेल में 2 लाइनें अक्सर बोला करता था, सितमगर तुमसे उम्मीदें वफा होगी जिन्हें होंगी, हमें तो देखना यह है कि तुम जालिम कहाँ तक हो। जिस तरह हर पाप का अंत होता है, ठीक उसी तरह इमरजेंसी नाम के पाप का भी अंत हुआ, और वो भी जनता जनार्दन के हाथों। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने अचानक चुनावों की घोषणा कर दी। शायद उन्हें लगा कि जनता उनके कथित अनुशासन पर्व को सराहेगी, लेकिन जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया। कांग्रेस को करारी हार मिली, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों अपनी लोकसभा सीट तक हार गए। जनता पार्टी को 298 सीटें मिली और मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। इमरजेंसी एक वक्त था, पर वो सबक बन गया। सत्ता के अहंकार ने जितनी दीवारें खड़ी की, जनता ने उन सभी को गिरा दिया। आज हम खुलकर बोल सकते हैं, क्योंकि उस वक्त कुछ लोगों ने चुप रहने से इनकार कर दिया था। संविधान जिंदा रहा, क्योंकि कुछ लोगों ने उसे मरने नहीं दिया।